Hello everyone. Once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के जो टॉपिक है उसकी आज हमारी ये 7वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले 6 क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं, एक बार उस बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले संविधान सभा की मांग के बारे में, फिर हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में जाना था हमने। फिर हमने संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ा। फिर संविधान सभा की जो जो समितियां थी, जो जो कमेटियां थी, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जाना। फिर हमने पढ़ा संविधान जो किस प्रकार से प्रभाव में आया था, उस सब के बारे में हमने डिटेल में जाना था। फिर संविधान का प्रवर्तन पढ़ा। फिर जो संविधान सभा थी उसका गठन हुआ, उसके अलावा और क्या था, कांग्रेस ने क्या किया था कि एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी। तो उस समिति के बारे में, जिसको क्या विशेषज्ञ समिति के नाम से जाना गया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो आलोचना हुई थी, तो क्या क्या आलोचनाएं थी, किस किस प्रकार से उसको क्रिटिसाइज किया गया था, हमने उसके बारे में डिटेल में जाना था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह जाते हैं इसके अलावा वो मैंने नोट कर लिए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आवश्यक तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। जो हाथी था, एलिफेंट को क्या हुआ, एज ए मोहर, जैसे हम मोहर बोलते हैं, स्टैंप, एज ए स्टैंप किसको अपनाया गया? हाथी के प्रतीक को अपनाया गया। किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 आता है, सर बी राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो सर बी राव जो थे ना, तो संविधान सभा ने क्या किया, उनको अपॉइंट किया क्या, एज ए कानूनी सलाहकार, मतलब कि कानून से रिलेटेड जो भी मामले होंगे उन पे वो एडवाइस देंगे। तो उसके लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में उनको क्या किया, अपॉइंट किया, नियुक्त किया। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव नियुक्त किया गया था। अब ये जो HVR अयंगर थे, कौन थे? HVR अयंगर। तो इनको क्या किया गया था, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? सचिव, इनको अपॉइंट किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या था कि LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या फिर हम चीफ ड्राफ्टमैन कह सकते हैं, नियुक्त किया गया था। जो LN मुखर्जी थे ना, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारी संविधान सभा थी, तो जो चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बनेगा, तो उसका जैसे हम एक ड्राफ्ट स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक ड्राफ्ट रफली बना लेते हैं ना, तो ऐसे ही उनको एक चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त किया था। तो उन्होंने ही सारा बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, या किस किस हिसाब से हम उसको लिखेंगे, जो भी होगा मतलब पूरी ड्राफ्टिंग किस तरीके से होगी। तो एज ए चीफ ड्राफ्टमैन किसको नियुक्त किया था हमारी संविधान सभा ने? LN मुखर्जी को। ठीक है, चलिए इसका 5th पॉइंट के बारे में जानते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक या फिर कैलीग्राफर हम बोल सकते हैं, वो थे। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जो लिखा था, जो हैंडराइटिंग थी उसकी, तो उसको किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो मूल संविधान एक प्रवाह में इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। जो हमारा जो मूल संविधान था, तो उसको क्या है, उनके द्वारा क्या इटैलिक शैली में क्या किया गया था? हस्तलिखित किया गया था। उन्होंने ही हमारे जो हमारा मूल संविधान था उसको क्या किया था? लिखा था अपने ही हाथों से। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, पॉइंट नंबर 6, मूल संस्करण का
सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों के ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अब जो डेकोरेशन होनी थी, हमारे जो संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सजावट होनी थी, सौंदर्यकरण होना था, जो मूल संस्करण था उसका, तो उसके लिए जो कुछ शांति निकेतन जो थे उसके कलाकारों को नियुक्त किया, जिसमें कौन थे? एक तो नंदलाल बोस थे और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। तो उनको क्या किया था? उनको शामिल किया गया था संविधान की, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी सजावट के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए। ठीक है, जब आप अपना मूल संविधान देखेंगे तो आप उसमें देख के समझ जाएंगे कि किस किस प्रकार से हमारा जो संविधान है उसको डेकोरेट किया गया था। जब बनाया जा रहा था तो किस तरीके से उसमें डेकोरेशन हुई थी। तो उसके लिए किसको नियुक्त किया था? नंदलाल बोस को और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा को। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 7 के बारे में जानते हैं। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूहर राम मनोहर सेना द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। अब जो हमारा प्रियम्बल था, जो हमारा जो मूल प्रस्तावना थी, तो उसको क्या किया गया था? जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उनके द्वारा और जो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे उनके द्वारा ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। मतलब कि इन लोगों ने हमारा जो मूल प्रस्तावना थी उसको लिखा था, उसकी डेकोरेशन वगैरह की थी। ठीक है, और उसको अलंकृत किया था। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पर। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। अब जो हमारा मूल संविधान था उसको हिंदी में, जो हमारा पहले संविधान लिखा गया वो, तो उसको जो हिंदी में जब उसको लिखा गया तो संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। हिंदी में किसने लिखा था हमारे संविधान को? वसंत कृष्ण वैद्य ने द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस के सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया था। मतलब कि जो वसंतलाल बोस ने जो जिस ढंग से उसको किया था, तो उसी ढंग से किसने किया था? जो वसंत कृष्ण वैद्य थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी ढंग से किया गया था। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। गाइज, आप ना तो क्लास को शेयर करते हैं और ना ही नीचे कमेंट में मेंशन करके बताते हैं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या यह क्लास में आपको किस तरीके की कंटेंट चाहिए। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता है कैसे चलेगा। मुझे तो ये लगेगा कि मैं ठीक ही बना रही हूँ और मैं बनाती चली जाऊँगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लीज़ आप बताइए तो सही कमेंट में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हो गए। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं जो संविधान था हमारा, उसमें जो हिंदी का पार्ट था उससे रिलेटेड जो कुछ बातें थी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आपका ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2 या 3 क्लास में हम क्या करेंगे? जो संविधान सभा की जो सीटें आवंटित हुई थी, चुनाव जो हुए थे उस टाइम, वो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको नहीं करवाया था कि कौन सी किस प्रांत को कितनी सीटें मिली थी, कौन कौन लोग थे उसमें। तो ये सब कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस थी उसको कितनी सीटें आवंटित की गई, मुस्लिम लीग को कितनी, यूनियन पार्टी को कितनी। तो ये सब चीज़ें मैंने उस टाइम आपको पहले नहीं पढ़ाई थी। लेकिन अब जब हम ये पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा आज, तो आज जो कल करवाऊंगी, कल या परसों, 2 दिन, जितने दिन लगो, 2 दिन लगो, 3 दिन लगो, तो मैं वो सारा डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में एक बार करा दूंगी, जिससे आपका कुछ भी ना छूटे। कि कितना भी डीप क्वेश्चन पूछ लो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन से आपका कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने जो हमारा दूसरा टॉपिक है, संविधान का हिंदी पार्ट। तो जो संविधान का हिंदी पार्ट था, अब हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए, मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जो मूल संविधान था
उसमें जो हिंदी भाषा थी, हिंदी जो लैंग्वेज थी, उसमें क्या है, उसके प्राधिकार पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं था हिंदी से रिलेटेड, हिंदी में होगी चीजें या कुछ भी ऐसे हिंदी से रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं था। बाद में क्या हुआ, बाद में 58वें मतलब 58वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग एक्ट था, उसके तहत कौन सा अमेंड 1987 के तहत क्या किया गया, द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। तो जो मूल संविधान था उसमें हिंदी पाठ का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 58वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1987 तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें इससे संबंधित एक अमेंडमेंट किया गया। इसमें अमेंडमेंट करने के बाद इसमें क्या हुआ था, इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद, जो हमारा संविधान था उसका जो 22वां भाग था, उसमें एक नया आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल 394 क्या जोड़ा गया। ठीक है, आगे चल के जब आप आर्टिकल की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन अब आप समझते चलिए जो मैं समझा रही हूँ ना, जैसे छोटे बच्चों को ABCD सिखाई जाती है ना, तो उसको वो चीजें एक A B C वो उस तरीके से आप ये एक तरीके से आपका बेस है, तो आप इसको समझते चलिए, चीजों को दिमाग में बैठाते चलिए। आगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीजें जानेंगे तो वो आपको इजीली समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, तो जो 22वां भाग था 22nd पार्ट जो था, उसमें कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, 394 क्या आर्टिकल जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए, मतलब इस आर्टिकल में क्या क्या बातें थी वो अब हम पढ़ेंगे। चलिए, इस प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा, मतलब राष्ट्रपति को ये अनुवाद करवाएंगे अगर, तो उसका प्रकाशन किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, अब हम जानेंगे। ए है संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। मतलब कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होता है, कोई अमेंडमेंट होता है या उसकी ज़रूरत होती है, तो क्या किया जाएगा, जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा क्या किया जाएगा कि हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के लिए जो भाषाई रूप मतलब किस प्रकार से भाषा का रूप होना चाहिए या किस प्रकार की शब्दावली होनी चाहिए, तो हिंदी के लिए यही क्या किया जाएगा, यही अपनाई जाएंगी। आई होप इतनी बात क्लियर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। जो संविधान के संशोधन है ना, जितने भी संशोधन होंगे वो प्रकाशन से पहले क्या कर लिए जाएंगे, सम्मिलित किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसमें बी क्या है, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। मतलब जो भी अमेंडमेंट है जो इंग्लिश में है तो उसको क्या है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। जैसे इंग्लिश में है एज इट इज उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। मतलब जो हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो इंग्लिश में उसका मीनिंग है तो हिंदी में भी उसका वो ही मीनिंग लगाया जाएगा। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। मतलब कि जैसे इंग्लिश में कोई भी मीनिंग है, कोई वर्ड है इंग्लिश में, जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं तो उसका कुछ ना कुछ उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। ठीक है, कि उसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो क्या कराएंगे, राष्ट्रपति क्या कराएंगे, उसका कुछ उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। ये सब इतना डिटेल में आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे आपको समझ हो कि हमारे संविधान में एग्जैक्ट चीजें हैं क्या क्या। ठीक है, चलिए अब इसका पॉइंट नंबर 3 जानते हैं।
संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। जो संविधान है उसके जो प्रत्येक संशोधन कोई मतलब जो हर एक जो भी उसमें क्या होगा अमेंडमेंट होगा जो इंग्लिश में है, कोई भी अमेंडमेंट जो भी इंग्लिश में है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हिंदी अनुवाद किया जाएगा, उसका हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। मतलब कि ये इसको हिंदी भाषा का ही एक पार्ट समझा जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उनको पढ़ने के बाद और इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका निर्माण किस किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बता ही दिया कि कल मतलब एक क्लास हो या 2 क्लास हो, उसमें आपको ये बता दी जाएंगी कि संविधान सभा में जो सीटें किस किस प्रकार से आवंटित की गई थी और जो जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुए थे उनमें कितनी सीट किसको मिली थी और कौन कितनी सीटों पर जीता था। ये सब चीज़ें आपको मैं कल की कोशिश करूंगी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाए। कल की में ना होगा तो परसों की क्लास में करवाने के बाद आपको एमसीक्यूज करा दिए जाएंगे इस क्लास से रिलेटेड, जितने भी एमसीक्यूज बनते होंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को और बच्चों तक पहुँचाएं जिससे सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चैनल को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।